गौरी भाभी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खेत की रसोई में खाना बनाकर, और ऊपर से खुला आसमान। ये तो तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, ठंडी ठंडी हवा, खुले में खाना बनाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो शुरू से खुली हवा में खाना बनाने की आदत है। सही किया हमने अपनी खेत में अलग रसोई बना ली। ऐसे ही तीनों बहुएं अपनी खेत की रसोई में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए खाना बना रही थी। आखिरकार क्या वजह थी जो ये तीनों बहुएं घर में इतनी बड़ी रसोई होते हुए भी खेत में रसोई बनाकर खाना बना रही थी? आइए ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें भारती अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी और भारती की 3 बेटियां थी। भारती का पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। कमरे में जगह कम होने के कारण भारती की रसोई आंगन में थी जिस पर उसकी तीनों बेटियां खाना बनाती थी। कुछ टाइम बाद शादी रतनपुर गांव में रहने वाली कमला के तीनों बेटों के साथ कर देती है और शादी के 1 हफ्ते बाद कमला की तीनों बहुएं कमला से कहती हैं, माँ जी मुझसे नहीं बनता इस बंद रसोई में खाना, मेरा तो दम घुटता है। माँ जी गौरी ठीक कह रही है, उस रसोई में मुझसे भी खड़े होकर खाना नहीं बनता है। माँ जी हम तो अपनी खेत में अलग रसोई बनाएंगे, एकदम खुली हुई, जाना खड़ा होना पड़े ना गर्मी के मारे दम घुटे। पर बहू मैंने वो इतनी बड़ी रसोई किसके लिए बनवाई है, मेरी बात तो सुनो। कमला के बिना बात सुने ही तीनों बहुएं पास के ही खेत में अपने गैस सिलेंडर ले जाकर रख लेती हैं और सारे मसाले के डिब्बे और जरूरत की सारी चीजें, फिर जाकर खेत की रसोई में खाना बनाने लगती हैं। तभी अंदर बैठे कमला के तीनों बेटे और कमला और उसका पति खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे और कितना समय लगेगा बहू को खाना लाने में? लगता है आज पेट में भूख के मारे कूद रहे चूहे भी मर जाएंगे। अजी बस लाती ही होंगी। इतने में लता सबसे पहली थाली लगाकर हरिराम को देती है। उसमें 2 पूरी और आलू की सब्जी रखकर अपने ससुर को खाने के लिए देती है। फिर लता दूसरी थाली लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी ससुर पीछे से आवाज मारता है, अरे पूरियां तो खत्म हो गई, जल्दी से और बनाकर लाओ। जी जी पिताजी अभी लेकर आई, 2 मिनट। तभी लता भागती हुई जाती है और फिर से 2 पूरी प्लेट में रखकर लेकर आती है और फूली हुई 2 पूरी अपने ससुर की प्लेट में रख देती है। ऐसे लता के अंदर बाहर के 10 चक्कर लग जाते हैं जिस कारण लता की बुरी तरह से ऊपर नीचे सांसें चलने लगती हैं। ऐसे धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तीनों बहुएं खेत में बैठकर नाश्ता बना रही थी और सब अंदर नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। इतने में कमला की बहू लक्ष्मी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है तो गौरी पकौड़ों की प्लेट लेकर आती है और सबकी प्लेट में पकौड़े परोसती है। ये क्या है? ये चाय है जो एकदम ठंडी है, और ये पकौड़े भी सारे ठंडे पड़े हैं। तभी गौरी और लक्ष्मी कहती हैं, जी हमने तो एकदम गरम गरम ही बनाए थे, लेकिन यहाँ तक पकौड़े लाते लाते ही ठंडे हो गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तुम्हें आखिर कहा किसने खेत में रसोई बनाकर खाना बनाने के लिए? तभी पीछे से लता आ जाती है और रोहन को ये कहते हुए सुन लेती है और उससे कहती है, अजी हमको शुरू से ही खुले में खाना बनाने की आदत है और हमसे इस रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनता है, इसलिए हम तीनों देवरानी जेठानी खेत में जाकर खाना बनाते हैं। अरे तो इसमें तुम खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो? जाकर रसोई में चाय गरम करके लाओ। माँ जी शायद आप भूल गई हैं, रसोई में गैस चूल्हा कुछ नहीं है, हम सब खेत में ले गए हैं। धीरे धीरे अब ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं की खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे अब ऐसे दिन गुजरते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं की खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं दोपहर का खाना बनाकर फ्री हुई थी और वो अब इतनी थक गई थी कि सुबह से अंदर बाहर के चक्कर से उनके अंदर कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी थोड़ी देर बाद कमला अपनी तीनों बहुओं के पास खेत वाली रसोई में आती है और अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज घर पर कुछ मेहमान आएंगे, वो रात का खाना भी यहीं खाकर जाएंगे, इसलिए तुम रात के खाने में काफी सारी चीजें बना लेना। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये ससुराल वाले तो हम तीनों बहुओं की रेल बनाकर ही छोड़ेंगे। हमने खेत में रसोई क्या बना ली, हमें परेशानी करने पर लग गए सबके सब। अरे मेहमानों को आज ही आना था क्या, और कितना परेशान करेंगे ये हमें। थोड़ी देर बाद ही रात होने लगती है। तभी तीनों बहुएं मेहमानों के लिए रात का खाना बनाने लगती हैं। अचानक जोरदार तेज आंधी आने लगती है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है, साथ ही नीचे गिरे पड़े सारे पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तभी लता अपनी देवरानी से कहती है, लक्ष्मी जल्दी से सारा खाना ढक दो, नहीं तो सारे खाने में मिट्टी उड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी आंधी में अपनी आंखों को बंद करती हुई सारे खाने को प्लेट से ढक देती है, पर इतनी तेज आंधी में प्लेट कहाँ ही रुकने वाली थी। आंधी के तेज झोंके से सारी ढकी हुई प्लेट कहीं की कहीं जाकर पड़ती है, जिससे सारे खाने में धूल उड़कर भर जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद आंधी रुक जाती है, तभी तीनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना देखती हैं तो सारा खाना किरकिरा हो रहा था और उसको देखकर तीनों आपस में कहती हैं, हे राम, ये तो सारा खाना किरकिरा हो गया है, हमें दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। जेठानी जी मेरी तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं दोबारा खाना बना लूं। सुबह से तो अंदर बाहर में थक गई,
और अब जैसे तैसे खाना बनाया तो वो भी आंधी की वजह से खराब हो गया। ऐसा बोलकर कमला की तीनों बहुएं मेहमानों के लिए फिर से सारा खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहुएं खाने की एक एक चीज घर लेकर जाती हैं और उनका चेहरा थकान के मारे मुरझाया हुआ था। फिर वो मेहमानों को परोसती हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं, जिनसे सारा खाना भी खत्म हो जाता है। लता, लक्ष्मी, गौरी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी कमला कहती है, अरे तुम तीनों के लिए तो खाना ही नहीं बचा है, अब फिर से तुम तीनों को अपनी खेत वाली रसोई में जाना पड़ेगा। तभी तीनों बहुएं एकदम से कहती हैं, अरे हमारे बस की नहीं है अब और खाना बनाना, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। और नहीं तो क्या, सुबह से चक्कर लगाते लगाते पैरों में सूजन भी आ गई है। अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि तुम खेत में जाकर खाना बनाओ, घर में अच्छी खासी रसोई है उसमें बनाओ, फिर खुद भी आराम से खाओ और हमें भी आराम से खाने दो, जिससे तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी गौरी उदास मन से कहती है, हम तीनों अच्छे से जानते हैं आप सभी को हमारी खेतों की रसोई रास नहीं आती, इसीलिए आप हमारी रसोई वहाँ से हटवाना चाहते हैं। अरे तुम लोग क्यों आपस में बहस करने में लगे हो? मैंने तीनों बहुओं को समझा कर देख लिया, पर मेरी नहीं सुनी किसी ने भी। और वैसे भी अगर बहुओं को खेत में खाना बनाना अच्छा लगता है तो खेत की रसोई में ही खाना बनाने दो। कमला की बात सुनकर तीनों बहुएं सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली आती हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बहुओं को अपने खेत की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे एक दिन फिर से तीनों बहुएं खेत में खाना बना रही थी। फिर तीनों किसी काम के लिए घर के अंदर जाती हैं और जैसे ही कुछ देर बाद बाहर आती हैं, ये भगवान, ये क्या, सारा खाना कबूतरों और चिड़ियों ने चोंच मार मार कर खराब कर दिया है। ऐसे ही हर रोज अब खेत की रसोई में कोई न कोई दिक्कतें आने लगी थी और तीनों बहुएं अपनी खेत की रसोई से तंग आ जाती हैं। एक दिन तीनों बहुएं आपस में खेत की रसोई के बारे में बात कर ही रही थी। उनकी सारी बातें कमला सुन लेती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस खेत की रसोई से, कभी कुत्ता खाने में मुंह दे जाते तो कभी कबूतर सारा खाना बिगाड़ देते हैं। जेठानी जी, मेरे तो अंदर बाहर के इतने चक्कर लग जाते हैं कि फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता, बस ऐसा मन करता है कि सो ही जाऊं। अगर हम माँ जी को ये सब बताएंगे तो फिर माँ जी हमें उस बंद रसोई में खाना बनाने के लिए बोल देंगी। अपनी तीनों बहुओं की बात सुनकर कमला का मन परेशान हो जाता है और वो कहती है, बहू, आज से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अब खेत की रसोई में खाना बनाने की। लेकिन माँ जी, हम बंद रसोई में तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे खाना। मेरी बात तो सुन लो बहू, मैं तुम्हारे लिए घर के आंगन में ही एक मिट्टी का चूल्हा बनवा, जिसे तुम खुले में अपने आंगन में बैठकर खाना बना सको, और जब कभी मौसम खराब हो तो घर की रसोई में बना लो। आंगन में चूल्हा बनवाने के नाम को सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कमला आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनवा देती है और अब खेत की रसोई घर में ट्रांसफर हो जाती है। अब लता, गौरी और लक्ष्मी घर के आंगन में ही बैठकर खुले में खाना बनाती हैं और जब आंधी तूफान आता है तो वो घर की रसोई में गैस पर खाना बना लेती थी और अब उनको कोई अंदर बाहर वाली दिक्कत भी नहीं होती थी, जिससे अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आ गई लतिका? हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत, 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिंडी भी तो सस्ती नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठा कर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाया कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहाँ फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी, समझ गई। नहीं तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहाँ से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई और फिर, अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की। घर की हालत तो देख रहे हो ना आप, हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सके। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं, ना मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे भगवान पर भरोसा रख, देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है। बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है,
क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है, खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी, तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई, कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए, हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में। हाँ हाँ जी, आ तो जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं नहीं, वो तो अभी नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा, वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तभी उसे एक आइडिया आया। रितिका, ये लो 100 रुपए, तुम वहाँ सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहाँ से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तुम इसी जगह मिलना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं, फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूँ, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ। और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ही सब्जी लाने भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड पैक करा लाएंगी। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं। वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ, रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और रितिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन, भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी, मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे हैं। भाभी एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें? नहीं नहीं, माँ जी जान ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन? अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहरा देती हूँ, फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन क्या हुआ ललित, रचित, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने रितिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल प्लेट में, जल्दी कर। अगले पल लतिका और रितिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए रितिका? भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा? घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी? ना ना ना, नहीं बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात रितिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी।